हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत आज हम देखेंगे फ्राइड के सिद्धांत का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ फ्राइड्स थ्योरी। तो प्रत्येक जो साइकोलॉजिस्ट हैं या मनोवैज्ञानिक हैं, उनके जितने भी जिन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं उसमें अच्छाइयाँ होने के साथ साथ कुछ कमियाँ भी होती हैं। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें स्वाभाविक ही है कुछ कमियां रह ही जाती हैं। तो उसी के आधार पर सबसे पहले हम इसके गुण देखेंगे जो परिसीमाओं के अंतर्गत, लिमिटेशंस के अंतर्गत आबद्ध हैं, तथा कुछ दोष भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गुण। फ्राइड का यह सिद्धांत काफी विस्तृत, कंप्रेहेंसिव एवं चुनौतीपूर्ण है। इसके द्वारा व्यक्तित्व विकास की व्याख्या जो है बोधगम्य, अंडरस्टैंडेबल भाषा में की गई है। फ्राइड के सिद्धांत के अधिकांश संप्रदाय ऐसे हैं जो कि आधुनिक व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों के लिए इस क्षेत्र में वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन यानी कि टूल साबित हुए हैं। फ्राइड के सिद्धांत का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि इसके माध्यम से मानव व्यवहार के बारे में ज्ञात तथ्यों को तार्किक रूप से मनोविश्लेषणात्मक ढांचे में आसानी से ढाला जा सकता है। इन गुण होने के बावजूद, ये जो गुण बताए गए थे, उनके होने के बावजूद भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिक थ्योरी की कुछ कमियां हैं, यानी खामियां हैं, जो इस प्रकार से हैं जो कुछ लोग आलोचना करते हैं। उनके अनुसार फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की विधि वैज्ञानिक नहीं है। पहला कमी जो निकालते हैं वो ये है क्योंकि उन्होंने अपने शोधों को क्रमबद्ध रूप से यानी कि सिस्टमेटिकली वर्णन नहीं किया है, आगे पीछे इसका वर्णन किया है, अतः इससे सही प्रकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस तैयार कर पाना संभव नहीं हो पाता है। फ्राइड के सिद्धांत के बहुत सारे संप्रत्यय अस्पष्ट शब्दों में वर्णित हैं तथा उनकी अनुभविक जांच, एम्पिरिकल टेस्ट भी संभव नहीं है और उन्हें मात्र अजांचनीय सैद्धांतिक संप्रत्यय, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के रूप में किसी तरह से लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि पराहम यानी कि सुपर ईगो तथा मानसिक ऊर्जा, फिजिक एनर्जी, दो ऐसे संप्रत्यय या फिर कॉन्सेप्ट के उदाहरण हैं जिनके अस्तित्व को ना तो अब तक साबित किया जा सका है और ना उन्हें खंडित किया जा सका है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि फ्राइड ने अपने सिद्धांत को व्यक्तिगत परीक्षण, पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर आधारित किया है, जिसके अधिकतम अंश उनके अपने व्यवहार के विश्लेषण से प्राप्त हुए थे तथा कुछ अंश उनके उपचार गृह यानी कि क्लिनिक में आए मानसिक रोगियों, मेंटल पेशेंट्स द्वारा बतलाए गए अनुभूतियों पर आधारित थे। इन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने ये जो है आशंका व्यक्त की है कि ऐसी सीमित अनुभूतियों के आधार पर और गहरी रोगियों की अनुभूतियों के आधार पर सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करना इसकी संगत नहीं होता है। फ्राइड ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत में जो लैंगिक ऊर्जा पर ज्यादा जरूरत से ज्यादा बल दे दिया है। उनका ये कहना कि जन्म के समय ही बच्चा जो है इस ऊर्जा से युक्त होता है, ये आधुनिक मनोवैज्ञानिकों को मान्य नहीं है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि फ्राइड के सिद्धांत के कुछ संप्रदाय कॉन्सेप्ट जरूर से ज्यादा पौराणिक एवं काल्पनिक कथाओं पर आधारित हैं, जिनकी वास्तविकता विश्वास की सीमा से बाहर मालूम पड़ती है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व का सिद्धांत आधुनिक व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार पर फ्राइड के व्यक्तित्व का काफी प्रभाव पड़ा है। हाल तथा उनके सहयोगियों ने 1985 में बहुत ही सटीक शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा है, सही या गलत, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व मनोविज्ञान की जांच के सही एक रास्ते पर ला रखा है। उसके लिए हम सभी लोग उनके आभारी हैं। राइट और रॉन्ग, सिगमंड फ्राइड certainly set personality psychology on fruitful path
of inquiry, and for that alone we must be very grateful. इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी नामक बुक में है, पेज नंबर है 63। अब हम देखेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्राइड एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका अधिकतर समय मानसिक रोगियों की चिकित्सा में व्यतीत हुआ। इसका उद्देश्य रोगियों का सिर्फ उपचार करना ही नहीं था, बल्कि मानव प्रकृति को या व्यक्तित्व को समझने में पर्याप्त सूझ भी विकसित करना था। शायद यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि उनके सिद्धांत तथा चिकित्सीय अभ्यास क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक चक्रवर्ती संबंध सर्कुलर रिलेशन है। नैदानिक दृष्टिकोण से फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी के 3 प्रमुख अनुप्रयोग यानी कि जो एप्लीकेशन है इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। फ्राइड के अनुसार करीब करीब सभी स्वप्न इच्छा पूरक होते हैं, क्योंकि स्वप्न में व्यक्ति अपने अचेतन की इच्छाओं की पूर्ति होते हुए पाता है। ऐसी अचेतन की इच्छाएं प्रायः बाल्यावस्था में होती हैं, परंतु कभी कभी ऐसी इच्छाओं का संबंध हाल के गत अनुभूतियों से भी होता है। फ्राइड के अनुसार स्वप्न का निर्माण अचेतन में होता है और स्वप्न के माध्यम से ये अचेतन की इच्छाएं चेतन में अपनी अभिव्यक्ति करती हैं। इन अचेतन इच्छाओं को फ्राइड ने अव्यक्त विषय कहा है तथा स्वप्न दृष्टा द्वारा स्वप्न की यानी कि ड्रीम की सामग्रियों का किया गया चेतन वर्णन कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन को व्यक्त विषय यानी अव्यक्त विषय या व्यक्त विषय यानी कि दोबारा से देखते हैं इस लाइन के लिए। स्वप्न दृष्टा यानी कि जो स्वप्न देख रहा है द्वारा स्वप्न की सामग्रियों का किया गया चेतन वर्णन यानी कि कॉन्शियस डिस्क्रिप्शन को व्यक्त विषय मैनिफेस्ट कंटेंट कहा गया। नींद के दौरान भी चेतन के प्रतिबंधकों के कारण अचेतन की इच्छाओं को छद्म रूप धारण कर लेना पड़ता है, यानी कि जो बनावटी रूप है वैसा धारण कर लेना पड़ता है। इस तरह का छद्म रूप यानी कि जो वेश बना लिया गया है कई तरह के प्रकरणों के सहारे ग्रहण किए जाते हैं। इन्हें स्वप्न कार्य यानी कि ड्रीम वर्क तथा स्वप्न प्रक्रम ड्रीम मैकेनिज्म कहा जाता है। स्वप्न प्रक्रम के कई प्रकार हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रकार संक्षेपण तथा विस्थापन है। संक्षेपण में अचेतन की इच्छाएं या सामग्रियां व्यक्त विषय मैनिफेस्ट कंटेंट में आने के लिए संक्षिप्त रूप धारण कर लेती हैं। विस्थापन में व्यक्ति की अचेतन की इच्छाएं संबंधित व्यक्ति या वस्तु के प्रति निकट न होकर स्वप्न में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रकट हो जाती हैं, या कभी कभी अचेतन के महत्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु के बदले स्वप्न में किसी महत्वहीन व्यक्ति या वस्तु के प्रति स्पष्ट हो जाती हैं। स्वप्न के विश्लेषण में फ्राइड सामान्यतः 2 विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है साहचर्य एसोसिएशन तथा प्रतीक सिंबल। साहचर्य विधि में स्वप्न दृष्टा जो ड्रीमर होता है से अपने स्वप्न का संबंध वस्तुओं घटनाओं या व्यक्तियों से ढूंढने के लिए कहा जाता है। ऐसे साहचर्य तार्किक हो या अतार्किक हो, स्वप्न दृष्टा यानी कि जो स्वप्न देखने वाला है ड्रीमर को बतलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगर कोई स्वप्न दृष्टा अपने मन का साहचर्य बतलाने में असमर्थ रहता है तो दूसरी विधि यानी स्वप्न प्रतीक ड्रीम सिंबल की विधि अपनाई जाती है, जिसमें स्वप्न के व्यक्त विषय के पीछे छिपे हुए अचेतन तत्वों अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को प्रतीक के सहारे समझने की कोशिश की जाती है। फ्राइड ने इन दोनों ही विधियों द्वारा अचेतन के स्वरूप को समझने में काफी मदद मिलती है। यही कारण है कि फ्राइड ने स्वप्न को अचेतन की ओर जाने का एक प्रशासकीय मार्ग रॉयल रोड कहा है। फ्राइड ने स्वप्न विश्लेषण से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग व्यक्तियों के व्यक्तित्व को समझने तथा उनके व्यवहारों के कारणों को समझने में काफी किया है। इन तथ्यों से उनके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में पहले 4 टर्म लग गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाराफ्रेसिस। पाराफ्रेसिस एक सामान्य
ऐसा सामान्य पद है जिसका प्रयोग फ्राइड ने उन भूलों या मनोविकृतियों के लिए किया है जिसे व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में प्रयोग करता है। इन भूलों में बोलने की भूल, जो स्लिप ऑफ टंग, लिखने की भूल, स्लिप ऑफ पेन, पहचान की भूल, छपाई की भूलें, वस्तुओं को गलत स्थान पर रखना आदि प्रमुख हैं। सामान्य व्यक्तियों के लिए पैराप्लेक्सिस का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु फ्राइड ने ये स्पष्ट किया है कि वे अर्थहीन नहीं होते हैं और उनसे व्यक्ति की अचेतन की इच्छाओं का पता चलता है। इस तरह से पैराप्लेक्सिस फ्राइड के लिए कोई अर्थहीन नहीं बल्कि एक गंभीर मानसिक प्रक्रिया है तथा उनकी उत्पत्ति समवर्ती क्रियाओं से होती है अथवा परस्पर विरोधी विचारों से होती है। इन परस्पर विरोधी विचारों में से एक का स्रोत अचेतन होता है और दूसरे का स्रोत अर्धचेतन सब कॉन्शियस होता है, परंतु इनमें से अचेतन की इच्छाएं तुलनात्मक रूप से अधिक प्रबल होती हैं। सचमुच में अचेतन की इच्छाएं अपनी प्रबलता के कारण अर्धचेतन की इच्छाओं का स्थान ग्रहण कर लेती हैं। अतः पैराप्लेक्सिस के अध्ययन से भी फ्राइड ये साबित करने की कोशिश किए हुए है कि दिन प्रतिदिन का मानव व्यवहार जो उच्च या फिर जो ऊपर से अर्थहीन लगता है, सचमुच में अर्थहीन नहीं होता है और उनसे भी व्यक्ति की अचेतन को समझने में काफी मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोचिकित्सा। मनोविश्लेषणात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग फ्राइडियन मनोचिकित्सा, फ्राइडियन साइकोथेरेपी में है। फ्राइडियन चिकित्सा, जिसे मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा भी कहा जाता है, का उद्देश्य अचेतन की इच्छाओं को चेतन में लाकर उसके अर्थ एवं महत्व को समझाना, रोगी के अहम यानी कि ईगो को मजबूत करना तथा उसके अहम को पराहम सुपर ईगो के प्रभाव से मुक्त करना तथा व्यक्ति के प्रत्येक क्षण यानी कि जो परसेप्शन है को वास्तविक रियलिटिक बनाना। फ्राइड ने रोगियों के अचेतन की इच्छाओं को चेतन में लाने के लिए 2 प्रविधियों यानी टेक्निक्स हैं का प्रयोग किया है। स्वतंत्र साहित्य, थ्री एसोसिएशन तथा स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। स्वतंत्र साहित्य जो है थ्री एसोसिएशन में रोगी के किसी चेतन विचार जो कॉन्शियस आइडिया है को प्रारंभ बिंदु मानकर उस पर उसे स्वतंत्र होकर बोलने या उससे संबंधित संगत, रिलीवेंट या असंगत, इरिलीवेंट बातों को बतलाने के लिए कहा है। स्वतंत्र साहित्य की प्रक्रिया आसान नहीं है और कोई रोगी इसे सही अर्थ में करने में असफल हो जाते हैं। अतः फ्राइड ने ऐसे रोगियों के लिए स्वप्न विश्लेषण ड्रीम एनालिसिस पर बल डाला है। यहाँ रोगी अपने स्वप्नों को जो है उपचार के दौरान बतलाते जाते हैं। इस प्रकार से मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण प्रेरणाएं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए देता रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।